Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज हम लोग को क्या देखना है? सब लोग डेटा लिंक लेयर में हम लोग एरर कंट्रोल देख चुके थे, एरर डिटेक्शन देख चुके थे, है ना? डिटेक्शन करेक्शन देखे थे कि नहीं? नो सर। ओके, तो वो हमको बताना है। सौरभ, कोमल, मनीष, सब लोग, विकास, तनुजा, तुम तो क्लास की नहीं हो, बोलता है मैडम उंगली पे गिन सके इतना ही क्लास तुम्हारा हुआ है इस बार, है ना? ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगर हम लोग को देखना है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, करेक्शन एंड डिटेक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सीआरसी वगैरह तो हम लोग देख चुके हैं। क्या देखना है नहीं देखना है तो लोग क्लियरली बोलना, शर्म की बात नहीं है। अगर तुम लोग को लगता है कि कोई टॉपिक एक बार रिव्यू होना चाहिए तो तुम लोग बिंदास बोलना, ठीक है? हम लोग जो पहला वाला जो मेथड था जिसमें हम लोग पैरिटी बिट की बात कर रहे थे, उसमें नंबर ऑफ वन ऑड है या इवन है ये बात कर रहे थे। नंबर ऑफ वन ऑड अगर हम सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी प्रोटोकॉल के तहत ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हम जब भी डेटा भेजेंगे वो सारा का सारा डेटा आपका, डेटा में जितना भी वन होगा वो इवन होगा। लेट सपोज ये एक प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड था कि हम ऐसे भेजेंगे, प्रोटोकॉल था या बोलो कि अंडरस्टैंडिंग था सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो हमको जो डेटा भेजना था हमको नंबर ऑफ वन का ध्यान रखना था। नंबर ऑफ वन जब भी जाए तो वो हमारा इवन ही जाए अगर बात हो चुका है तो। अगर पहले से इवन है तो हम पैरिटी बिट में 0 रखेंगे, अगर पहले से ऑड है तो हम 1 डालकर उसको इवन बना के भेजेंगे। ये काम था। ओके, प्रॉब्लम कहाँ आया? प्रॉब्लम आया कि एक ही मतलब एक बिट में कोई एक 0 1 हो जाए और दूसरा 1 0 हो जाए सेम टाइम में, तो दो एरर होगा, दैट इज द बर्स्ट एरर। बट हम पैरिटी बिट के आधार पे हम नहीं बता पाएंगे कि एरर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ जो 1 है वो तब भी इवन ही रहेगा। उसको सॉल्व किया कैसे? उसको सॉल्व किया जाए कि ऐसा करेंगे कि हम सारे जितना बिट डेटा है उसको चंक में बांट लेंगे और उसका हम लोग पैरिटी बिट हम लोग रो वाइज भी इवेलुएट करेंगे, कंप्यूट करेंगे और कॉलम वाइज भी कंप्यूट करेंगे, तो हम काम कर देंगे। ठीक है, कौन सा रो कौन सा कॉलम कहाँ हुआ है वो पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि अगर कोई डेटा 0 से 1 1 से 0 हुआ है तो वो वाला जो कॉलम वाला है वो तो रो वाला है वो तो सही बताएगा उसको, लेकिन कॉलम वाला में गड़बड़ हो गया, वो 2 बिट गड़बड़ करेगा, वो दो पैरिटी बिट को गड़बड़ करेगा अपने उस रो का। यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि अगर हम पैरिटी बिट को इस तरह से अरेंज करें कि हम हर बिट पैटर्न का जो पैरिटी बिट है वो हम ऐसे लें कि अगर किसी बिट पैटर्न पे अगर एरर हो रहा है तो हम कंपेयर करके हम ये पता चल सके हमको कि हम एरर हुआ है यहाँ। ठीक है, ये RW हैमिंग का आइडिया था कि ऐसा हम कर सकते हैं और ये आइडिया यूज होता है खासकर हम लोग कंप्यूटर के अंदर में जब डेटा सेंड करते हैं, डेटाबेस और
करके आप वहां थोड़ी से ना किए हुए का म्यूट करके बात करो अमित कुमार, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पैटर्न था कि हम लोग को ये करना था कि ये हमारा बीट पैटर्न है, तो हमको कितना बीट पैटर्न रहेगा तो कितना रिडंडेंट बीट आना चाहिए। तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया था कि टू द पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस आर प्लस 1, जहाँ पे एम हमारा डेटा बिट है, आर जो है रिडंडेंट बिट है, और ये तो कांस्टेंट है, ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो अगर हमको 4 बिट भेजना था तो हमको 3 बिट लेना पड़ेगा रिडंडेंट बिट के लिए, टोटल 7 बिट भेजना पड़ेगा। तो 7 बिट में 3 रिडंडेंट बिट जो हमको भेजना है उसका पोजीशन कैसे करेंगे? सर रिडंडेंट बिट एक्चुअली मींस क्या हो रहा है? रिडंडेंट बिट कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसा, देखो रिडंडेंसी का मतलब होता है कि रिपीटिशन, ठीक है। तो हम रिडंडेंट बिट यहाँ पे कह रहे हैं कि हम डेटा के अलावा एक कुछ बिट्स भेजेंगे, वो बिट्स जो है हमारा एरर करेक्शन या एरर डिटेक्शन, इस केस में डिटेक्शन करेक्शन भी उसके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग सीआरसी यूज कर रहे हैं, चेकसम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सर कंबाइंड रूप से जनरलाइज रूप से कहते हैं कि वी विल यूज अ रिडंडेंट बिट टू फाइंड द एरर, ठीक है। तो वही Yes, sir. रिडंडेंट बिट की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बिट, ठीक है। तो 4 बिट और 3 बिट टोटल 60 बिट भेजेंगे। 4 बिट जिसमें डेटा रहेगा और 3 बिट जो रहेगा वो एरर करेक्शन या डिटेक्शन कोड रहेगा, जिसको रिडंडेंट बिट कह रहे हैं। पोजीशन कैसे रखेंगे इसको? तो पोजीशन ऐसे रखेंगे कि पूरे 7 बिट में पहला, दूसरा और चौथा, है ना, ये टू द पावर, ये था कि 2 का पावर करना है, 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ऐसे करके हम वो जो पोजीशन आएगा उस पोजीशन पे हम रिडंडेंट बिट रखेंगे और बाकी पोजीशन पे डेटा बिट रखेंगे, ठीक है। 2 to the power 0, 1 to the power 1, 2 to the power 2, 4, ये 1, 2 और 4 बिट तय हो गया कि भाई चारों, ये तीनों जो रिडंडेंट बिट है यहाँ पे रहेंगे, बहुत बढ़िया। बाकी जो 4 बिट बचा वहाँ डेटा रहेगा, ऐसे हम डेटा अरेंज कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को ये करना था कि हम जो बिट रखे हैं, पहला R1 कुछ नहीं करेगा, इसका काम है सिर्फ पैरिटी बिट कंट्रोल करना, पैरिटी कंट्रोल करना, बिट कंट्रोल लेकिन करना। R1 भी पैरिटी कंट्रोल करेगा, R2 भी करेगा, R4 भी करेगा, ठीक है। इवन पैरिटी ऑफ 1 वो काउंट करना है, लेकिन किसका किसका करेगा? ये सब जो है वो बड़ा, जैसे एक बिट का हम लोग जो हम लोग 2D जो देख रहे थे पैरिटी, उसमें हम लोग रो और कॉलम कर रहे थे, एक ही डेटा का 2 कंप्यूट कर रहे थे, एक रो में कर रहे थे, एक कॉलम में कर रहे हैं। यहाँ पे उसी चीज को कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 जो है वो 7th बिट, 5th बिट और 3rd बिट का पैरिटी कंट्रोल करेगा, ठीक। R2 किसका किसका करेगा? 7th, 6th और 3rd का करेगा, और R3 जो करेगा ये 3 का करेगा। इसके पीछे भी एक एल्गोरिथम है, कैसे कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ देखो, each redundant bit Ri calculated as the even parity based on upon the its bit position. It covers all bit position whose binary representation include 1 in the ith position except the position of Ri. R1 is a parity bit for all the data bits in the position whose binary representation includes a 1 in the least significant position excluding 1, जैसे 3, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिट किसका किसका बिट पैटर्न रखेगा, इसका तरीका भी है। अब जब हमको ये पता चल गया कि R1 जो है 7, 5 और 3 नंबर के बिट का डेटा को पैरिटी निकाल के रखा है, ठीक है। और R2 किसका किसका रखा है? तो 7th, 6th और 3rd का, R3 इस तीनों का, ये इस तरह से हमको पता है। अगर कोई बिट गड़बड़ होता है तो उस बिट में आने वाले, मान लो कि यहाँ D5 5th बिट गड़बड़ हो गया, तो हमारा R1 भी गड़बड़ आएगा और R3 भी गड़बड़ आएगा, बाकी तो सब सही आएगा, R1 R2 सही आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मेरा डेटा बिट 1 जो 3rd बिट है ये गड़बड़ होता है, तो क्या होगा? तो D3 कहाँ कहाँ है? देखो D3 यहाँ और यहाँ है, तो अगर ये पैटर्न गड़बड़ होता है तो मेरा R1 R2 गलत आएगा, R3 सही आएगा, ठीक। इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि R1 R2 R3 कौन गड़बड़ हुआ
कौन सही है, उससे हमको ये अंदाजा मिल जाएगा कौन सा बिट पैटर्न में गड़बड़ हुआ है। अगर हम ये जान जाएं कि 5th बिट में प्रॉब्लम है तो हम उसको फ्लिप कर देंगे वैल्यू को, 0 को 1, 1 को 0, दो ही वैल्यू है 0 और 1। अगर एरर है और वहां 1 है इसका मतलब पहले 0 था। ठीक इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये हमारा 1010 ये डेटा है। इस डेटा के आधार पे जो पैरिटी बिट जनरेट हो रहा है R1 के लिए वो 0, ये 1, ये 0। कैसे कैसे R1 जो है वो तीसरा, पांचवा और सातवां बिट का पैरिटी लेगा। तीसरा, पांचवा और सातवां, तो 1 1 0 1 1 0। इसका इसमें नंबर ऑफ 1 ऑलरेडी इवन है तो अब 0 रखेंगे। R2 का 1 0 0 था तो 1 रखे। ऐसा करके हम 0 1 0 ये हमारा पैरिटी बिट बन गया। तो R1 के लिए 0, R2 के लिए 1 और इसलिए फिर 0। ठीक है, तो हमारा जो डेटा सेंड करने वाले हैं वो ऐसा डेटा सेंड होगा, ऐसा डेटा सेंड करने वाले हैं हम। वन रेड वाला जो है डेटा पैटर्न है और डेटा है, और ग्रीन वाला जो हमारा रिडंडेंट बिट है। इसके बाद ये डेटा ट्रांसमिट हुआ 101 0010। ठीक, ये डेटा सेंड हो गया। और ये डेटा सपोज करो कि ये डेटा जो रिसीव हुआ ये ऐसा रिसीव हुआ, मतलब इधर से 1 2 3 4 5th बिट जो था 1 ये करेक्ट हो गया और वो 0 हो गया। ठीक, कैसे अब इसको करेक्ट करेंगे देखो। सबसे पहले रिसीवर क्या करेगा, रिसीविंग एंड पे वो सारे का R1 R2 और 3 सब का इवन पैरिटी फाइंड आउट करेगा। अगर मैच कर जाता है तो उसको 0 देगा, बोलेगा इसको 0, और अगर मैच नहीं करता एरर आता है तो उसको 1 से नोट करेगा। ठीक है, तो R1 D3 D5 D7 ये चार का इवन पैरिटी इसको रखना था। ठीक है, तो 0 0 0 1 ये 1 आया, लेकिन ये ऑड था, ऑड मिला, इसको मिलना था इवन लेकिन मिला ऑड, तो इसको ये एरर मार्क कर दिया और लिखा 1। ठीक है, उसके बाद R2 में आया जिसमें ये 4 डेटा पैटर्न था, इस डेटा पैटर्न में मिला 1 0 0 1। ठीक है, ये करेक्ट है, दो 1 है तो इसको करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद देखो R3 यहाँ भी एरर 1 मिला। ठीक है, तो जब ये एरर मिला तो 101 इस चीज को 101 को अगर डेसिमल में हम अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, डेसिमल में इसका वैल्यू क्या आएगा 101, ये आएगा 5। यस सर, 5 मतलब 5th बिट, 1 2 3 4 5th बिट में एरर है, और 5th बिट में हम क्या करेंगे कि हम इसको फ्लिप कर देंगे। जब फ्लिप करेंगे तो हमारा ये 1 हो जाएगा और हमारा डेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ऐसा हो जाएगा तो हम इसको फाइंड आउट करके ठीक कर लेंगे इसको। ठीक, तो ये हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन हो गया। इसके बाद ये हमारे यहाँ खत्म हो जाता था एरर कंट्रोल का। इसके बाद हमारा मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल होता था। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल किस लिए था, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल सिर्फ इसलिए था कि हमारे सारे स्टेशन एक कॉमन चैनल को यूज कर रहे हैं, एक कॉमन चैनल को यूज कर रहे हैं, और एक कॉमन चैनल जो है तो सेम टाइम में सबको अलाउ नहीं कर सकते डेटा सेंड करने के लिए। अगर एक सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर डेडिकेटेड चैनल है, डेडिकेटेड है सर्किट स्विच टाइप का, तो कुछ भी करे चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कॉमन है, हमको भी इस्तेमाल करते हैं, तुमको भी इस्तेमाल करना है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको उस कंटीजी उस कंपटीशन को, उस सिलेक्शन को कुछ एक तरीके का हमको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा ताकि सारे सिस्टम उस चैनल का, उस मीडिया का इस्तेमाल कर पाए। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल यही था। इसमें 3 तरह का एल्गोरिथम हम पढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। अलोहा और स्लॉटेड अलोहा, ये 2 तरीके का प्रोटोकॉल है। इसी अलोहा का थोड़ा बेटर किया गया स्लॉटेड अलोहा में। अलोहा जो प्रोटोकॉल है वो वायरलेस के लिए बनाया गया था, वायरलेस डेटा सेंड और रिसीव के लिए, वायरलेस चैनल के लिए। इसमें एक फ्रीक्वेंसी दिया गया था, उसी फ्रीक्वेंसी पे सारे स्टेशन को डेटा सेंड करना होता था। ठीक है, जब डेटा सेंड करेंगे तो क्या होगा
अगर मान लो उस समय कोई और उस फ्रीक्वेंसी पे डेटा सेंड कर रहा है तो सेम फ्रीक्वेंसी पे दो डेटा आएगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा। मान लो हम 98.5 को हम ट्यून करके उस फ्रीक्वेंसी पे हमको सुन रहे हैं, ठीक है, एफएम शायद आता है उसी पे ना, ठीक है, हम सुन रहे हैं, तब तक 98.5 उसी फ्रीक्वेंसी पे कोई उधर से कुछ और आवाज आना शुरू हो जाए तो मेरा रिसीवर तो उसको भी कैच करेगा क्योंकि हम उसको 98.5 पे ट्यून किए हुए हैं। इधर से तो आवाज आ रहा था, इधर से कुछ और नॉइज आने लगा, तो मेरे पास जो पहुंचेगा वो साउंड प्लस नॉइज दोनों पहुंचेगा। इस तरह से हमको हम कहते हैं कि हमको switching the techniques which allow us to transmit information between sender and receiver. ठीक है, ओके, तो ये काम हो रहा था। तो क्या कर रहे थे, हाँ, तो जैसे मान लो हम क्या बोल, हमको ट्यून करके किसी फ्रीक्वेंसी पे कुछ सुन रहे थे और तब तक उसी फ्रीक्वेंसी पे कुछ और आवाज आने लगा तो हमको दोनों मेरा रिसीवर दोनों को कैच करेगा और दोनों कैच करने के बाद उसको नॉइज हमको सुनाई देगा आवाज के साथ साथ, ठीक है। यही हमारा कहते हैं कि डेटा कोलाइड कर गया। ये चूंकि एनालॉग सिग्नल था, कान सुनना था हमको, अलग बात है, लेकिन यही कोई डेटा अगर हो रहा होता और नॉइज होता तो वो डेटा सीआरसी के माध्यम से या एरर करेक्शन के माध्यम से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अलोहा रैंडम, पहले समझो कि रैंडम क्या था, कंट्रोल क्या है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में सारे स्टेशन सेम प्रायोरिटी के होते थे, कोई स्टेशन किसी स्टेशन को ना अलाउ कर सकता था न स्टॉप कर सकता था, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और हमको जो डिसीजन लेना था डेटा सेंड और सेंड करें कि नहीं करें, पता नहीं कोलिजन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे, सब चीज हमको अपने लेवल से करना था। हम सलाह मशवरा या सिंक्रोनाइजेशन या किसी तरह कोई वार्तालाप, कोई कम्युनिकेशन बाकी स्टेशन से नहीं करते थे। बाकी स्टेशन से कुछ बात नहीं होता था, हमको सिर्फ सेंटर और रिसीवर के बीच बात होगा। हम अगर कुछ सेंड कर रहे हैं और वो कोलाइड हो जा रहा है, कोलिजन हो जा रहा है, तो हमको खुद से रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सौरभ तुम रुक जाओ, अभी मत भेजो, हमको भेजने दो, या फिर सौरभ हम रुके हुए तुम भेज दो, हम बाद में भेजेंगे। ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई सलाह मशवरा, कोई कम्युनिकेशन, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। जिसको जब माना है तब भेज सकता है, और कोलिजन होगा तो देखा जाएगा उसका अलग एल्गोरिथम है कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अलोहा में क्या था कि जब जो सेशन आता था जिसको भेजना होता था उसी इमीडिएट भेज देता था, बगैर कुछ सोचे इमीडिएट भेज देगा। अगर उसका एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि ये वायरलेस है तो हम कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्योंकि हमको इंतजार करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट अगर आ गया तो बहुत अच्छा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम ये मान लेंगे कि कोलिजन हो गया है। तो जैसे ही कोलिजन हो गया हमको पता चलेगा, हम दोबारा अगर दोबारा हम डेटा भेजेंगे तो जिसके साथ कोलिजन हुआ होगा फिर उसके साथ फिर दोबारा कोलिजन होगा, ठीक है। तो हम कोलिजन जब हो जाएगा तो कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल दिया गया। कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए प्रोटोकॉल दिया गया कि एक बार जब कोलिजन हो जाएगा तो आपको दोबारा जब सेंड करना है तो कैसे करना है, दोबारा जब सेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये तरीका दिया गया कि जब आपका फ्रेम सेंड करेंगे, वेटिंग टाइम के लिए आप वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए। अगर रिसीव हो जाता है तो सक्सेसफुल, नहीं होता है तो अपना एक जो के है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, उसको एक बार बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हाँ ये विनायक 2 TP तक सर अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा तब तो पता पक्का चल जाएगा सर कि कोलिजन हुआ है। एग्जैक्टली वही है हमारा जो टाइम आउट पीरियड है ना, वही है 2 TP ही है, ठीक है। जैसे हम लोग उसमें बात करते थे नॉइजस चैनल में कि नॉइजी चैनल में कि हम लोग वो जो वहाँ पे जो डेडलॉक हो रहा था उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो हम लोग टाइमर ऑन कर देंगे और एक नियर टाइम के समय, तो वही यही है 2 TP है। और हम यहाँ पे एग्जैक्टली 2 TP ना होके यहाँ पे 2 TP तभी है, आर्गुमेंट हो सकता है कि 2 TP ही क्यों, प्रोसेसिंग टाइम भी तो लगेगा, क्योंकि जो सिस्टम को हम डेटा भेजेंगे वो फिजिकल लेयर में वो डेटा को पकड़ेगा, वो डेटा लिंक लेयर में लेके जाएगा और तब प्रोसेस करेगा, कुछ ना कुछ टाइम वहां भी लगेगा। उसके बाद वो डेटा अगर करेक्ट होगा,
हाँ? सर 1 टीपी तो सर फ्रेम को भेजने में लगेगा और 1 टीपी एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने में, तो 2 टीपी हो गया सर। सर हाँ आवाज 2 बहुत टीपी कट हुआ, रही है। उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है स्टेशन का वो काउंट नहीं किया गया है। दैट इज बिकॉज जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत छोटा होगा एक पैकेट के लिए, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम कहने का मतलब सर? प्रोसेसिंग टाइम कहने का मतलब, अच्छा मान लो हम तुमको डेटा भेज रहे हैं, हमको तुमको एक फ्रेम मिला, तुम एक्नॉलेजमेंट हमको कब भेजोगे? फ्रेम रिसीव करते ही भेजोगे, या रिसीव को प्रोसेस फ्रेम को प्रोसेस करोगे, इंश्योर करोगे कि फ्रेम तुम्हारे लिए आया था, रिसीवर में तुम्हारा एड्रेस है कि नहीं है, इसके बाद तब तुम सीआरसी चेक करोगे कि हाँ ये यस फ्रेम इंटैक्ट है कि नहीं है, उसके बाद तब यस उसको अलाउ करोगे कि हाँ तुम आज बफर कर लेते तुमको। ये प्रोसेसिंग टाइम, दिस इज द कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम। क्योंकि फ्रेम हमको मिलेगा तो हमको बहुत कुछ इसके अंदर देखना है, बहुत कुछ। अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग में सोचो तो फिजिकल लेयर में पकड़ा जाएगा, फ्रेम रिसीव होगा, डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस कंफर्म होगा और उसका सीआरसी में मिलाया जाएगा, उसके बाद फिर वो थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर में जाएगा, वहां पे उसका आईपी एड्रेस देके राउटिंग जो टेबल है उससे उसका रूट डिस्कवर किया जाएगा, तब जाके उतना प्रोसेसिंग लगेगा एक राउटर पे, तब वह फिर वापस उसको चैनल पे जोड़ा जाएगा। इतना ही टाइम हर राउटर पे हर हॉप पे लगने वाला है, प्रोसेसिंग टाइम लगता है, वो है। अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे वेटिंग टाइम कितना होगा। क्यों? क्योंकि हम हर मशीन के बारे में उसका हम प्रोसेसिंग टाइम हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर तुम पहले से डेटा रिसीव कर रहे होगे तो मेरे लिए रिसीविंग टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा। तुम अगर आइडल बैठे होगे तो मेरा डेटा तुम फटाफट रिसीव करोगे तो तुम्हारा रिसीविंग प्रोसेसिंग टाइम हाई होगा। ठीक है, अगर 2 स्टेशन पहले से भेज रहा होगा, हम तीसरा स्टेशन भेजेंगे तो प्रोसेसिंग टाइम तुम्हारा और कम हो जाएगा मेरे डेटा के लिए। इसीलिए उस चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा, क्योंकि हम लोग को प्रोटोकॉल समझना है, हम लोग को इम्प्लीमेंट करके कुछ हार्डवेयर बनाना नहीं है, मतलब अच्छा बात है तो तो इसीलिए थोड़ा-सा आइडिया कि हम कितना देर वेट करें। तो टोटल प्रोपेगेशन टाइम हमको पता चल जाए कि पटना से दिल्ली जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम उसका दुगना कर देंगे, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना। हम उसके बाद हम बोलेंगे कि नहीं आया, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे टोटल टाइम से, टोटल नंबर ऑफ चांस से अगर कम होगा, तब इसको बोलेंगे ठीक है तुम और अटेम्प्ट कर सकते हो। और अटेम्प्ट करने के लिए उसको रैंडम टाइम का चुनाव करना पड़ेगा और जिससे वो बैकअप टाइप, बैकअप मतलब जितना देर उसको वेट करना है वो निकलेगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर k माइनस 1, k हमारा कितना है, इस बार 1 हो गया। तो यहाँ से हम रैंडम टाइम का, रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे, उस रैंडम नंबर को टीपी से गुना करके हम निकालेंगे बैकअप टाइम। बैकअप टाइम निकालेंगे, उतना देर हमको वेट करना है तब हमको भेजना है। अगर मेरा और तुम्हारा फ्रेम अगर कोलाइड हुआ था तो हमको और तुमको दोनों को बराबर मात्रा में तो वेट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग दोनों बराबर मात्रा में वेट करेंगे तो फिर कोलिजन होगा, दोनों में से कोई एक ना एक आदमी स्टे करेगा और दूसरा सेंड करेगा तभी होगा। यही तो हमारा क्या कहते हैं, अलोहा। ठीक है, इसमें अलोहा में बहुत यूटिलाइजेशन बहुत कम होता था, क्योंकि एक ही फ्रेम को बार बार भेजना पड़ता था। ठीक है, इसी में हुआ क्या कि हम इसका जो वल्नरेबल टाइम था 2 टीपी, 2 टीएफआर या 2 टीपी, उसको घटा के हम 1 कर दिए और कुछ नहीं किए। हम लोग कल क्या किए कि टाइम स्लॉट फिक्स कर दिए, आपको जब भेजना होगा टाइम स्लॉट में भेजना होगा, टाइम स्लॉट में ही भेजना होगा। तो इसमें क्या, पहले क्या हो रहा था, जो चाहे तब भेज रहा था, तो मेरा पूरा का पूरा फ्रेम निकल ही चुका था, लास्ट बिट निकलने वाला था, तो कोई एगो बीच में घुस गया, तो पता चला उसका हेड, मेरा लास्ट बिट, दोनों हेड और टेल कोलिजन हो गया, कोलाइड हो गया। उसका भी गड़बड़ और मेरा भी गड़बड़। ठीक है, तो मेरा जब तक पूरा फ्रेम नहीं बाहर आ जाए तब तक हमको इस बात का डर बना रहता था कि पता नहीं कोई सेंड ना कर दे, कोई सेंड ना कर दे, कोई सेंड ना कर दे। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ठीक किया गया। यहाँ पे क्या किए कि टाइम फ्रेम बना दिया गया, इसी टाइम फ्रेम में आपको सेंड करना है। ठीक है, तो हमको सिर्फ जिस समय हम फ्रेम सेंड करेंगे उसी समय हमको डर रहेगा कि मेरे साथ कोई और सेंड ना कर दे, नहीं तो दोनों कोलिजन हो जाएगा। अगर हम सेंड कर दिए टीएफआर से कर क्या काम था, सेंड कर दिए, उससे पर कोई सेंड नहीं किया है, तो हम कंफर्म है कि अब कोलिजन नहीं होने वाला है। क्या है कि मेरा पूरा का पूरा टाइम फ्रेम निकल गया, अब अगले टाइम फ्रेम में तुम सेंड करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे देखो ये वाला सेम टाइम फ्रेम में तो कोलिजन हो गया, ये टाइम फ्रेम अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है, तो जो जो सेम टाइम फ्रेम में है वो कोलिजन हो गया, बाकी चला गया।
तो यहाँ पे मेरा जो वल्नरेबल टाइम था वो 2 TFR ना हो गया, सिर्फ TFR रह गया। ठीक है, तो TFR रह गया तो हमको अब वल्नरेबल टाइम कम हो गया, इसलिए हमारा यहाँ पे G बराबर 1 हो गया, G बराबर हाफ था वहाँ पे, यहाँ G बराबर 1 हो गया, दुगना हो गया, इसलिए हमको यहाँ पे हमको थ्रूपुट भी मेरा दुगना हो गया। 18.4 था, यहाँ 36.8% मेरा थ्रूपुट हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का बड़ा सिंपल कंसेप्ट था कि हम जब माना तब क्यों भेजें, क्यों ना हम कैरियर को सेंस कर लें कि इस सेंस पे कोई भेजा है कि नहीं, कोई डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा होगा तो नहीं भेजेंगे, जब हमको कैरियर को सेंस करेंगे और हमको वो आइडल मिलेगा तभी भेजेंगे। बहुत सिंपल सा बात था, है ना। लिसन बिफोर स्पीकिंग, बोलने के पहले सुन लो कि कोई बोल तो नहीं रहा है, अगर कोई सब लोग चुप है तब बोलना है तो बोले। ठीक है, इसमें 3 तरह का हम लोग को स्कीम था, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट। ये सारा का सारा इसलिए था कि वन परसिस्टेंट में हम लोग कहते थे कि हम लोग मान लो हमको डेटा सेंड करना है तो हम कैसे सेंस करें, लगातार सेंस करें, थोड़ी देर बाद सेंस करें, या कैसे करें, क्या उपाय है। तो एक वन परसिस्टेंट कहता था कि हम लोग इस स्कीम में हम लोग हमेशा कंटिन्यूअस सेंस करते रहेंगे, कंटिन्यूअस सेंस करते रहेंगे, और जैसे ही हमको आइडल होगा डेटा लाद देंगे, उस पर कैरियर पे डेटा भेज देंगे। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम हैं और तुम हो, दोनों लोग एक साथ वेट कर रहे थे, खाली हो खाली हो खाली हो, ठीक है, जैसे ही खाली हुआ दोनों का डेटा नेटवर्क पे चला गया, दोनों कोलिजन हो गया, काम खत्म। ठीक है, एक तरीका ये था जो बाद में लगा कि नहीं ये कोलिजन इसमें गारंटीड होगा ही होगा। अगर हम 2 हैं तब ना, मान लो 5-5 6-6 स्टेशन है, सब वेट कर रहा है, सब चेक कर रहा है, जो चेक कर रहा है इसका मतलब सेंड करना है तभी चेक कर रहा है, ऐसे तो नहीं कर रहा है। Yes. जैसे ही फ्री मिला सब लोग सेंड कर देगा। ये आइडिया लगा कि नहीं ये अपने आप में ये आइडिया अच्छा नहीं है, तो फिर वह नॉन परसिस्टेंस। नॉन परसिस्टेंस में हम लोग क्या किए, नॉन परसिस्टेंस में क्या किए, स्कीम द ब्रॉडकास्ट चैनल इज नॉट मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली। हम लगातार नहीं चेक करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद अगर वो हमको इंगेज मिलता है, वो हमको लगता है कि वो मीडिया अभी यूज हो रहा है, तो ठीक है हम छोड़ देंगे, अपना कुछ और काम करेंगे, और कुछ एक पीरियड के बाद हम आके फिर चेक करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि नॉन परसिस्टेंट इन दिस स्कीम द ब्रॉडकास्ट चैनल इज नॉट मॉनिटर्ड continuously, the sender check it at a random time interval and transmit whenever the carrier is idle. This decrease the probability of collision, but it is not even efficient in a low load situation when number of collision are anyway small. ठीक है, रैंडम नंबर के लिए हमको आना है, चेक करके चल जाना है, अगर मिल गया फ्री तो भेज देंगे। क्योंकि मेरा और तुम्हारा नंबर सेम नहीं होगा तो हम लोग सेम टाइम में नहीं आएंगे चेक करने के लिए, और जब सेम टाइम में नहीं आएंगे तो सेम टाइम में आइडल मिलेगा, ना सेम टाइम में आइडल मिलेगा, ना सेम टाइम में भेजेंगे। ये तरीका था। तीसरा था पी परसिस्टेंस, लाइक वन परसिस्टेंट इज Sir, आल्सो सेंस। sir, हाँ सर, सर टाइम स्लॉट डिसाइड नहीं कर सकते कि इतने टाइम के बाद एक एक जो भी सर्वर, जो भी पेज सेंडर है, वो एक टाइम के बाद आके स्लॉट चेक कर ले कि खाली है कि नहीं भेज सकते, एक टाइम टाइम डिसाइड भी कर स्लॉट सकते हैं। सेंड करने के लिए, मतलब अब उसको Yes. टेस्ट कर चेक करने के लिए। यस सर, प्लीज, बात खाली है कि नहीं सर भेजने के लिए डेटा। मान लो उसमें किसी को डेटा सेंड नहीं करना तो क्या करेगा, उसमें आइडियल होगा सर। मान लो मेरे नेटवर्क में 100 Yes. सिस्टम है और Yes, sir. उसमें से 10 सिस्टम को ही भेजना है, तो हमको Yes. स्लॉट तो 100 का 100 बनाना पड़ेगा, यस सर, 100 का 100 बनाना पड़ा। ठीक है, तो जिस वेस्टेज ऑफ 90 टाइम को होगा नहीं सर। भेजना है उसका स्लॉट भी रहेगा। यस उसका स्लॉट में कौन चेक करेगा, वही चेक करेगा जिसको नहीं भेजना है, या स्लॉट खाली रहेगा, सर, स्लॉट खाली जाएगा, खाली रहेगा। टाइम टाइम खाली रहने में देखो वेस्टेज होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि जिसको सेंड करना है उसको वेट करना पड़ेगा, जिसको सेंड नहीं करना उसको स्लॉट करना यस है ना। मान लो कि सिस्टम नंबर 99 को भेजना था, सिस्टम नंबर 99 को भेजना था, और इसके पहले सिस्टम नंबर 60 भेजा था, 60 61 से लेके 98 तक को नहीं भेजना था, तो 99 को इतना स्लॉट वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसको मिलेगा, तब जाके उसको मिलेगा। ठीक है,
और वैसे ये कंसेप्ट जो तुम बता रहे हो कि टाइम स्लॉट में हम टाइम करके भेजे, तो टाइम स्लॉट जब हम बना ही देंगे तो हम टाइम स्लॉट चेक करने के लिए क्यों ना बनाए? हम टाइम स्लॉट बना देंगे डेटा सेंड करने के लिए। यस क्या समझ रहे हो? हम जो टाइम यस स्लॉट बना रहे हैं कि ऐसा है कि 10 बजे आप चेक कीजिएगा, मिलेगा तो भेज दीजिएगा खाली, और 10:05 पे विनायक चेक करेगा। ठीक है, 10:05 से 10:10 का टाइम विनायक का है, और 10:06 से 10:05 के बाद का जो टाइम होगा वो कोमल का होगा। ये जो टाइम स्लॉट देंगे हम, फ्री होगा तो तुम डेटा भेजोगे, यस सर तो फ्री तो होगा ही। वो टाइम स्लॉट तुम्हारे लिए फिक्स कर दिया तो फ्री ही मिलेगा, तुम कुछ करना थोड़े, तुमको अपना टाइम स्लॉट का यस इंतजार करना है, टाइम स्लॉट आएगा तो भेज देना है। यस ये हम लोग पढ़ेंगे, चैनलाइजेशन में यही कंसेप्ट है। यस सर ठीक है, ठीक तो यहाँ पे क्या किए कि लाइक वन परसिस्टेंट इट आल्सो सेंस मीडियम कंटिन्यूअसली, एकदम लगातार चेक करेगा कि परसिस्टेंट इवन if a sender finds the carrier to be idle, it uses the probabilistic distribution to determine whether to send transmit or not. लगातार हम चेक कर रहे हैं जरूर, लेकिन फ्री मिलने के बाद इमीडिएट नहीं डेटा सेंड करेंगे। हम इमीडिएट डेटा सेंड नहीं करेंगे, हमको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही भेजेंगे। यह देखो, ये वाला है हमारा कंटिन्यूअस चेक कर लिए, यहाँ पे आए तो हमको फ्री मिल गया, आइडल मिल रहा चैनल। यहाँ तक ये बिजी था, बिजी दिखा रहे हैं रेक्टेंगल में, और यहाँ पे हमको मिल गया खाली। तो खाली मिल गया तो हम क्या करें, डेटा भी सेंड कर दें? नहीं, ये टाइम स्लॉट ये हमको वेट करना है। तो ये टाइम स्लॉट सबके साथ होगा, और सबके साथ अलग अलग होगा। तो जिसको जब फ्री मिलेगा तो सर ये टाइम स्लॉट के बाद वो डेटा भेजेगा, तो डेटा कोलिजन नहीं होगा। ये 3 तरह का था कि हमको जब सेंस करना है तो सेंस करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, डेटा सेंस करने पे हम लोग उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आओ, जब हम बात करते हैं सीडी की कोलिजन डिटेक्शन की, ठीक है, जो कोलिजन डिटेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम फिजिकल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, फिजिकल चैनल की बात कर रहे हैं। फिजिकल चैनल में जब दो डेटा अगर एक साथ कोलाइड करता है तो दोनों मिलके वो जो जो हम लोग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज पैटर्न हमारे मीडिया पे क्रिएट हो जाता है, एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिलता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कोलिजन हुआ है, डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट CSMA-CD के लिए है कि किसी भी स्टेशन के लिए ये समझना कोलिजन हुआ है और उसी का डेटा कोलाइड किया है, उसको इतना बड़ा फ्रेम होना चाहिए कि जिसको भेज रहा है वहां तक पहुंचने तक ये डेटा सेंड करता रहे। अदरवाइज छोटा पैकेट होगा तो टाइम एक बार चैनल पर वो पैकेट रख देगा, उसके बाद वो निश्चिंत हो जाएगा कि अब डेटा पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर कोलिजन होता है तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि मेरा ही फ्रेम कोलाइड हुआ है। समझ रहे बात को? यस सर मान लो यस सर हम इतना बड़ा, हमको यहाँ से लेके हमको वहां तक फ्रेम भेजना, कहीं तक फ्रेम भेजना है, और हमारा फ्रेम जैसे इसी यही कारण है इथरनेट में या इस तरह का CSMA-CD वाला जितना है, उसमें हमको जो फ्रेम का साइज है, मिनिमम फ्रेम साइज डिसाइडेड रहता है। इससे छोटा फ्रेम आप नहीं भेज सकते हैं, इससे छोटा फ्रेम आप नहीं भेज सकते हैं, इसलिए इससे छोटा फ्रेम भेजिएगा तो कोलिजन डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। कोलिजन डिटेक्ट हो, इसलिए इतना बड़ा फ्रेम तो आपको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गया। अगर फ्रेम छोटा हो तब उसमें से खुद भी ऐड कुछ मतलब सिस्टम खुद भी तो कुछ ऐड कर देगा ना सर, जिसका एक्नॉलेजमेंट जिस रिसीवर के पास हो कि इतना नहीं डेटा नहीं, है वो बात हम हमारा। नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि आप जो हैं नंबर ऑफ बिट, इससे छोटा फ्रेम आप नहीं भेज सकते। मान लो किसी प्रोटोकॉल में है कि आप मैक्सिमम 1500 बाइट भेज सकते हैं और मिनिमम इतना भेज सकते हैं, तो आपको उतना बड़ा फ्रेम भेजना पड़ेगा, आप पैडिंग जोड़िए चाहे कुछ भी करिए, आपको उतना बड़ा फ्रेम भेजना पड़ेगा, तभी आप डिटेक्ट कर पाएंगे। लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है, उसको कैसे मैनेज करना है वो तो उस प्रोटोकॉल का डिपेंड करता है। ठीक है, वो उस प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है कि वो पैडिंग लगा रहा है या स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया है या क्या कर रहा है। ठीक है, यस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि लड़ जाए तो हमको पता चले कि लड़ गया। यस सर
तो ओके, तो CSMA-CD में यही बात था कि हम डेटा सेंस करेंगे, सेंस करने के बाद हमको अगर खाली लगता है तो भेजेंगे। प्रॉब्लम कब शुरू हुआ? प्रॉब्लम शुरू हुआ कि दो दूर टर्मिनल एक साथ सेंस करते हैं और दोनों को चैनल फ्री मिलता है, दोनों को चैनल फ्री मिलता है और दोनों चैनल फ्री समझ के डेटा सेंड कर देते हैं। लेकिन दोनों डेटा जब पाथ पे आता है, चैनल पे आता है, तो दोनों कोलाइड कर जाता है। और कोलिजन जैसे ही होता है, एक हाई वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा वोल्टेज हमारे वायर पे होता है, जो सारे स्टेशन को मिलता है। डैमेज सारा स्टेशन समझ जाता है कि भाई 5 वोल्ट 1 के लिए और -5 वोल्ट 0 के लिए हम भेज रहे थे, कि 10 वोल्ट कहाँ से मिल रहा है भाई, लगता है कि कोलिजन हुआ। कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना। तो इस तरह से वो अंदाजा लगाया जाएगा कि कहीं कोलिजन हुआ है। और चूंकि कोलिजन जब हुआ उसमें हम डेटा सेंड कर ही रहे थे, हम डेटा सेंड कर रहे थे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि मेरा फ्रेम, और तुमको भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा भी कोलिजन हुआ है। फ्लाइट पर। ठीक है, ठीक है, हो गया कोलिजन, कोई बात नहीं, कोलिजन तो हो गया। अब कोलिजन को रिजॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे? एल्गोरिथम है इसका, ये पढ़ोगे, यही चीज लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट किए k बराबर 0। ठीक है, तीनों में से कोई एक आइडिया तुम इसमें अप्लाई कर लो, 1 persistent, न persistent या p persistent, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्टेड, ट्रांसमिशन डन किए और कोलिजन डिटेक्टेड। ठीक है, और अगर कोलिजन डिटेक्टेड यस होता है तो हम यहाँ पे आएंगे, ट्रांसमिशन डन, ये हम जो ट्रांसमिट एंड रिसीव कर रहे हैं वो। ठीक है, अगर मान लो हम कोलिजन ट्रांसमिशन डन हो गया, तब हम यह पूछ रहे हैं कि कोलिजन डिटेक्टेड। अगर नहीं हुआ है कोलिजन डिटेक्टेड, इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा डेटा रिसीव हो गया। अगर हमको कोलिजन डिटेक्ट होता है तब क्या करेंगे? सेंड अ जैमिंग सिग्नल, सेंड जैमिंग सिग्नल, ऑलरेडी जैमिंग सिग्नल सारे स्टेशन को हाई वोल्टेज के पहुंच गया। हमारा k बराबर 0 था, अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को एक इंक्रीमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि 15, अगर मैक्सिमम k मैक्स 15 है, उससे छोटा है कि नहीं है, और छोटा है तो फिर रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे 0 एंड टू द पावर k-1 से, और वहां से एकदम अलोहा टाइप का है, यहाँ से रैंडम नंबर चुनेंगे, रैंडम नंबर से टीपी से गुना करके हम बैक ऑफ टाइम निकालेंगे। उतना देर के लिए हम वेट करेंगे, उतना देर के लिए वेट करेंगे, और उतना वेट करने के बाद वापस हम यहाँ पे आके फिर डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ अंतर क्या हो रहा है, अगर तुम और हम पहला ही अटेम्प्ट में कोलिजन हो गया, तो मेरे लिए यहाँ पे टू द पावर k-1, 2 का पावर 1 बटा 2 -1 मतलब 1 है ना, -1। तो मेरे पास 2 ही नंबर है, 0 और 1, तुम्हारे पास भी 2 ही नंबर है, 0 और 1। ठीक है, ये दोनों नंबर में से कोई रैंडम नंबर हमको चुनना है, कोई रैंडम नंबर तुमको चुनना है। अगर मान लो रैंडम नंबर दोनों एक्सीडेंटली सेम चुन लेते हैं, तो बैक ऑफ टाइम भी हम लोग का सेम होगा, दोनों उतने देर रुकेंगे और दोनों उतना देर बाद फिर सेंड करेंगे, फिर कोलिजन होगा। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो k का वैल्यू 3 होगा, k का वैल्यू 2 होगा, k का वैल्यू 2 होगा, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, तो मेरे पास नंबर अब ज्यादा होगा, 0 1 2 3 4 नंबर होगा। तो हो सकता है कि इसमें हम अलग अलग नंबर चुने और अलग अलग बैक ऑफ टाइम निकले, और थर्ड टाइम में हमारा डेटा सेंड हो जाए बिना कोलिजन के। ठीक, ये था डिटेक्शन का थ्योरी। और इसके बाद था यस सर, यहाँ पे जैमिंग सिग्नल कहने का सेंस क्या है? जैमिंग सिग्नल कहने का मतलब कि दो स्टेशन में कोलिजन हुआ है, दोनों अभी रिजॉल्व कर रहे हैं, तीसरा उसमें इंटरफेयर ना करे। ठीक है, अब हम के और के चल रहा था, अभी पता चला कि कोई तीसरा आ गया भेजने के लिए, तीसरा कोई भेज दे, तो क्या होगा कि अब हम तो अभी सेंडर 1 सेंडर 2 रिजॉल्व कर रहा था, और सेंडर 3 से भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, रिजॉल्व करने का मतलब सर क्या रिजॉल्व करेगा? ऑल द स्टेशन शुड नो दैट कोलिजन हैड अकर्ड। हाँ विनायक सर, रिजॉल्व बोल रहे कर रहा है, करेगा दोनों स्टेशन, तो रिजॉल्व क्या करेगा सर? रिजॉल्व करने का यही है कि जैसे कोलिजन हो गया तो नेक्स्ट टाइम हम कैसे भेजें कि कोलिजन ना हो। अच्छा, यही पूरा एल्गोरिथम तो उसी कोलिजन को रिजॉल्व भी करने के लिए है। उसको तो हम वापस रिकवर तो कर नहीं सकते, वो डेटा तो खत्म हो गया, हमको अब रीट्रांसमिट करना है।
हमको अब रीट्रांसमिट करना है, तो रीट्रांसमिट करने के लिए कोलिजन को हैंडल करना है, कोलिजन को हैंडल करना है। तो हम अभी एक बार कोलिजन हो चुका था, डिटेक्ट कर चुके थे, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको कोशिश करेंगे कि हमारा कोलिजन नहीं हो। अगर होता है तो ये प्रोसेस जो है बार बार चलेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम कोलिजन हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा। पता चले। ठीक, इस चांस में ये हमारा अलोहा से बेटर है, कि अलोहा में हम लोग कभी सोच ही नहीं रहे थे। यहाँ पे कम से कम हम लोग विचार कर रहे हैं, कैरियर को सेंस कर रहे हैं, कैरियर को छू के देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसमें डेटा सेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डेटा सेंड नहीं हो रहा है तब हम डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन यस दो प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सेम टाइम में दो लोग कैरियर को सेंस किया, सेम टाइम में दोनों को वो कैरियर आइडल मिला, फ्री मिला, और दोनों उस समय भेज दिया, कोलाइज हो गया। एक सिचुएशन और है कि एक स्टेशन ने डेटा सेंड कर दिया है, वो डेटा हम तक अभी पहुंचा नहीं है, हमको अभी डेटा सेंड करना था, हम कैरियर सेंस किए, हमको आइडल मिला और हम डेटा सेंड कर दिए। ठीक है, लेकिन अब होता क्या, ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत दूर कोई नोड है, वो डेटा सेंड कर रहा है तो हमारे पास इमीडिएट पहुंचेगा। टीपी टाइम तो लगेगा ना, टीपी टाइम तो है कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके पहले अगर हम डेटा सेंड करते हैं तब तो कोलिजन होगा। ठीक है, जब कोलिजन हो गया तब उसको रिजॉल्व करेंगे बाई द एल्गोरिथम, दैट इज दिस एल्गोरिथम इज गिवन बाई द सीएसएमए प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हम करेंगे और इसके हिसाब से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद था कि अगर क्या होगा जब हम वाईफाई यूज कर रहे हो, जब हम रेडियो कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, जब हम वायरलेस मीडिया यूज कर रहे हो, तब क्या करेंगे। तो हम मान लो हम अपना एंटीना लगाए हुए हैं और 850 मेगाहर्ट्ज पे हम देखना चाह रहे हैं कि भाई इसमें सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई डेटा भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। ठीक है, और हमको मान लो पटना में सबके घर में लगा हुआ है, हम लोग सब जितने लोग अभी हैं सबके छत पे एक एक एंटीना लगा हुआ है, और सारे लोग 850 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून अप किए हुए हैं, और सबको एक दूसरे से डेटा सेंड करना है। हमको डेटा सेंड करना था तो हम 850 मेगाहर्ट्ज वाला जो मेरा रिसीवर था उसको ऑन किए। ठीक है, ऑन किए तो कोई अगर 850 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अगर डेटा भेजा होगा तो मेरा रिसीवर भी कैच करेगा उसको, यस और नो? यस सर। यस सर। करेगा, तो हम Yes, sir. समझ जाएंगे कि मेरा चैनल अभी बिजी है, कोई ना कोई डेटा जा रहा है। तो हम वन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट यूज करके हम बार बार चेक करते रहेंगे उसको, बार बार चेक करते रहेंगे, और जैसे ही हमको लगेगा कि अच्छा अभी खाली है, कोई सिग्नल नहीं भेज रहा है हमको लगेगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपना डेटा भेज देंगे, भेज दें। हम डेटा भेज देंगे। तो सेम टाइम ऐसा हो सकता है ना कि जिस समय हम सेंस किए आइडल, तुम किए आइडल, तुमको भी आइडल लगा, हमको भी आइडल लगा, हमको थोड़ी पता कि तुम भी उधर बैठे हो सेंस कर रहे हो सेम टाइम में, तो तुम भी सेंस किए, तुमको आइडल लगा, हमको आइडल लगा, दोनों एक साथ भेज दिए, बड़ी बराम हो गया उधर। प्रॉब्लम क्या है कि हम 850 मेगाहर्ट्ज पे ट्यून करके अपने रिसीवर को हम ये नहीं जान सकते हैं कि कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया। क्यों? हो गया। क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पे दो फ्रीक्वेंसी मिलेगा तो रिसीवर को दोनों एक साथ रिसीव होगा, तो दोनों एक साथ रिसीव होगा तो उस वो जो एनर्जी जो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हाई एनर्जी हो जा रहा था फिजिकल मीडिया के लिए, यहाँ पे हाई नहीं होता है। यहाँ पे दो एनर्जी अगर कोलाइड करता है तो एनर्जी में 5 या 10% का जो इंक्रीज होता है वही होता है। तो उस 5 या 10% को हम अपने रिसीवर से हम कैच करके नहीं पता चल सकता हमको कि वहां पे कोलिजन हुआ होगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, फिजिकल मीडिया में हम लोग कोलिजन डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन वायरलेस मीडिया में हम कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। ठीक है, जब नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे, कोलिजन तो होगा, तो हम उस कंडीशन में कोलिजन अवॉइडेंस का जो तरीका है वो है ना, इस्तेमाल अगर करेंगे। हमसे कोई लड़ने आए और हम उससे जीत नहीं पाएंगे तो हम अवॉइड करेंगे ना लड़ाई। यस सर। तो वही बात है यहाँ पे कि कोलिजन से ये डील नहीं कर पाएगा, इसलिए अवॉइड करने का तरीका खोजता है, और अवॉइड करने के लिए तीन तरह का जो दिया गया है वो यूज होता है, इंटरफ्रेम स्पेस, कंटेंशन विंडो और एक्नॉलेजमेंट। ठीक है,
यहाँ पे डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, और चूंकि वहां पे डिटेक्शन हमको पता चल जा रहा था, एक्नॉलेजमेंट की कोई बात ही नहीं थी, है ना। डिटेक्शन हम पता चल गया कि कोलिजन हो गया है, तो हम कैसे हम क्यों एक्नॉलेजमेंट के लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमको डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है कि कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका पता हमको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट से पता चलेगा। एक्नॉलेजमेंट हमको मिलता है तो हम समझेंगे कि हाँ कोलिजन नहीं हुआ था, डेटा डिलीवर हो गया। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो हम समझ लेंगे कि कोलिजन हुआ होगा। ठीक है, ये 3 आइटम है, इंटरफेस स्पेस, आईएफएस, कंटेंशन विंडो एंड एक्नॉलेजमेंट। आईएफएस क्या है बताओगे विनायक? यस सर। हाँ बताओ। सर आई इंटरफ्रेम स्पेस सर एक एक्चुअली सर एक जब भी सर पहले तो कोलिजन, पहले तो सर चैनल जो भी स्टेशन है वो चैनल को सेंस करेंगे सर, अगर वो आइडल होगा तो ट्रांसमिट करेंगे, अदरवाइज सर वो वेट करेंगे। तो सर इंटरफ्रेम स्पेस में सर जैसा कि हम जान रहे हैं सर कि जो CSMSC है उसमें हमको कोलिजन को अवॉइड करना है। तो इंटरफ्रेम स्पेस सर बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिस समय के लिए सर कोई भी स्टेशन वेट करता है ट्रांसमिशन करने से पहले। और सर इंटरफ्रेम स्पेस जो टाइम पीरियड होता है उससे हम लोगों को कोई भी स्टेशन के प्रायोरिटी का भी पता चलता है सर, कि अगर इंटरफ्रेम स्पेस ज्यादा है सर तो उसको ज्यादा समय तक वेट करना पड़ेगा, तो उस स्टेशन का प्रायोरिटी कम होगा। और अगर कोई मेरा प्रायोरिटी किसी स्टेशन को अगर हम कम समय के लिए वेट करा रहे हैं तो वो मेरा हाइयर प्रायोरिटी का स्टेशन होगा और उसको ट्रांसमिशन वो जल्दी कर पाएगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर स्टेशन। सही है। तो जैसे ही हमको चैनल आइडल मिलेगा हम तुरंत नहीं भेजेंगे। सिंपल सा आइडिया है कि हम उसको जैसे ही हमको आइडल मिलेगा सेम टाइम में हम डेटा सेंड ना करेंगे, हम कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं इंटरफ्रेम स्पेस। आईएफएस कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिफाइन द प्रायोरिटी ऑफ द स्टेशन। हमको कितना कितना दिन देर पे भेजना है हमको बताया जाएगा, हमको बताया रहेगा कि आपका जो इंटरफ्रेम स्पेस जो है वो 2 फ्रेम के बीच में इतना स्पेस दिया गया है, इसका मतलब हम 1 सेकंड में या 1 मिनट में नंबर ऑफ फ्रेम कम भेजवाएंगे। अगर हमको फ्रेम स्पेस कम दिया गया है तो हम बहुत जल्दी जल्दी फ्रेम भेजवाएंगे, तो हमारा प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं। कंडीशन विंडो क्या है? द कंडीशन विंडो इज द अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू द स्लॉट्स on a station that is ready to send choose a random number of slot as its wait time। नंबर ऑफ स्लॉट है उसको चुनना है वेट टाइम के लिए और हमको भेज रहा है। कंडीशन विंडो है, ठीक है, उसमें हमको उसमें से बहुत सारा स्लॉट दिया गया है, कोई एक विंडो जो कोई एक स्टेशन जिसको सेंड करना है और वो क्या करेगा रैंडमली रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट एज ए वेटिंग टाइम के लिए वो चुन लेगा। और वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग T0 T1 T2 के आधार पे हम लोग कंप्यूट कर रहे थे रैंडम। यहाँ डायरेक्टली स्लॉट बनाया गया है, आपको T1 T0 कंप्यूट नहीं कर रहा, रैंडम टाइम दिया हुआ है, उसमें कोई रैंडम चुनिए और बैक ऑफ टाइम आपका हो जाएगा, उसके बाद आप डेटा सेंड कीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट क्योंकि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो सारा का सारा सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल जो ट्रांसमिशन है वो एकमात्र तरीका है जानने का, और वो है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, आफ्टर ऑल मेथड ऑफ एंड प्रिकॉशन देयर आर स्टिल चांस टू occur collision, the positive acknowledgement and the timer can help guarantee a successful transmission of the frame। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एल्गोरिथम। ये पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, साफ साफ एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा उसका एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम है, आइडल चैनल आइडल है नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस इसको वेट करते रहिए। जैसे ही ये कंटिन्यूअस मतलब 1%, जैसे ही आपको आइडल मतलब वो हाँ आइडल मिलता है वैसे ही वेट आईएफएस टाइम जो दिया गया है उतना वेट करना है आपको, उतना देर वेट करना है। वेट करने के बाद अगर वेटिंग टाइम खत्म होता है तो ऐसा नहीं कि आप सेंड कर दीजिएगा, आपके वेटिंग करते समय तक पता चला कि कोई और सेंड कर दिया तब तो वेटिंग टाइम जब खत्म होगा तो फिर आपको चेक करना है कि अभी भी खाली है कि नहीं है। अभी अगर खाली है तो ठीक आगे बढ़िए, लेकिन जितना वेटिंग टाइम था उस दौरान अगर कोई चैनल ऑक्युपाई कर दिया यूज कर रहा है तो आपको फिर वापस चले जाना है वहां और फिर सर्च करता है खाली होने का, फिर खाली होगा फिर आपको वेट टाइम के लिए करना है। ठीक है, जब यहाँ पे जब स्टिल आइडल खाली है वेटिंग टाइम के बाद भी तो हम क्या करेंगे रैंडम नंबर का चुनाव करेंगे स्लॉट में से। ठीक है, उतना स्लॉट हम वेट करेंगे और स्लॉट तब डेटा सेंड करेंगे
एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो इसी चीज को फिर रिपीट करेंगे। ये था हमारा CSA में CSMS CA, ठीक है। ये हमारा जो रैंडम था वो खत्म हो गया, यही 4 था। अलोहा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, CSA में CD भी पूछता है। ये 2 क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाने का प्रायोरिटी ज्यादा है। अलोहा तो पूछेगा, अलोहा तो अपने मन से स्लॉटेड अलोहा भी चिपका देना है, ठीक है, दोनों को चिपका देना है कि द बेटरमेंट ऑफ द अलोहा। और उसका ये था टाइम स्लॉट था, उससे उसका जो जी है वह 1 हो जाता है और इसका इशू हो जाता है। पूछेगा तो स्लॉटेड अलोहा अपने मन से लगा देना है। और CSA में CD पूछता है, CSA में CA भी पूछ सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है इसमें से यही पूरा का पूरा मीडिया एक्सेस कंट्रोल में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोहा और CSA में CD, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल एक्सेस में रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग है। टोकन पासिंग ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं रिंग में, और पोलिंग रिजर्वेशन अगले क्लास में ये तो बता देंगे तुम लोग को। और इसके बाद चैनलाइजेशन है। एक बार तुम लोग जो PDF भेजे हैं ना इसका PDF, यस सर। हाँ, यस सर। एक बार Yes, तुम sir. पढ़ना, पढ़ के एकदम टू द पॉइंट अगर डिस्कशन हो तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसलिए पॉइंट एकदम टू द पॉइंट हो सवाल, तो वहाँ वैसा डिस्कशन में बड़ा अच्छा लगेगा, और उससे कुछ ना कुछ सवाल निकल के आएगा। तो सवाल करोगे, नहीं तो वही राम कहानी है, वही राम कहानी जो पहले बताए तो वही भी बताएंगे। तुम अगर पढ़ते हो दिमाग में आएगा, अच्छा ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता, तो वो वाला चीज अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। और वैसे तो हम लोग को डेटा लिंक लेयर में यही था। उसके बाद हम लोग स्विचिंग पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? बस सर स्विचिंग था। हाँ स्विचिंग पढ़े थे, बस हो गया, तो यही है। और तुम लोग जब चाहो तब रेडी हो तो हम हमारा मार्क्यू ले लें, फिर नेटवर्क लेयर शुरू करें, है ना। ठीक है, तो अभी हम रखते हैं यहीं तक, और कुछ पूछना है तो पूछो अभी तक में। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। यस कमल। सर इंटर नेटवर्किंग से रिलेटेड सर एक बार फिर से बता देते सर। इंटर नेटवर्किंग, यस सर। ओके। इंटर स्टेट बस या इंटरसिटी बस क्या होता है? सर जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मूव करता है सर। एक बस जो पटना में घूम रही है, एक बस जो पटना में घूम रही है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं पटना को एक लाइन समझ लो, पटना को दिस इज पटना इज अ लाइन, और उस लाइन के अंदर बस चलिए दिस इज एक नेटवर्क है पटना। अगर मान लो ये हमारे यहाँ से कोई बस खुलती है और किसी दूसरे शहर भी जाती है, दूसरे शहर भी जाती है, तो बोलते हैं कि इंटरसिटी बस सेवा है, बोलते हैं ना इंटरसिटी बस सर्विस। और दूसरे स्टेट में जा रही हो तो क्या बोलेंगे? इंटर इंट्रा। स्टेट बस, इंटर स्टेट, है ना। और दूसरे देश में जा रही हो तो इंटरनेशनल बोलते हैं, ना इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, ये सारा का सारा। तो इंटर का मतलब ये है कि अगर दो अलग अलग स्टेट को जोड़े थे इंटरस्टेट, तो इंटर नेटवर्किंग भी वही है, नेटवर्क के आगे इंटर लगा हुआ, दो नेटवर्क को जोड़ने वाला। अगर दो नेटवर्क अलग अलग दो लाइन है या मल्टीपल लाइन है, उसको जोड़ रहे हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से, दैट इज इंटर नेटवर्किंग, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग यही है। यहाँ पे बहुत इतना ही नहीं है, बहुत बहुत सारा चीज जुड़ जाता है। हम अगर बात करते हैं एक लैन की, तो हम मैक एड्रेस से सब काम कर लेते हैं, मैक एड्रेस से सारा काम हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हमको अगर दूसरे नेटवर्क में जाना है, तो दूसरे नेटवर्क में किसी सिस्टम का मैक हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम जिस सिस्टम में, हम जिस नेटवर्क में है, उसमें तो मैक पता चल जाता है, क्योंकि हमारा नेटवर्क का है, तो वो सारा सिस्टम जो है अपना मैक फॉरकास्ट करता है कि सबको पता चलता है, स्विच में रहता है और हमको पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे नेटवर्क में होगा तो कैसे पता चलेगा? और अगर उसका मैक हमको नहीं पता चलेगा तो हम डेटा सेंड करेंगे, तो रिसीवर वाले में, सेंडर वाले एड्रेस में हम क्या रखेंगे, है ना। हमको तो मान लो हम किसी और नेटवर्क के किसी स्टेशन को भेजना है, पैकेट भेजना है, या कोई हमको भेज रहा है दूसरे नेटवर्क से, दूसरे तीसरे चौथे नेटवर्क से हमको भेज रहा है, और उसको मेरा मैक नहीं पता है,
उसको मेरा मैक नहीं पता है और चलेगा भी कैसे मैक, नहीं पता चल सकता है उसको। तो हमारा मैक नहीं पता, अभी तक तो हम जो अंदर शहर में घूम रहे थे तो राजेंद्र नगर, अब बेली रोड, बोरिंग रोड करते हुए चले जा रहे थे, सबको पता था कौन सा एरिया कहाँ है। अब हम नए नए हैं और हम यहाँ से चले गए मुजफ्फरपुर, हम कभी मुजफ्फरपुर में आए नहीं है, वहाँ कोई शहर का नाम बता पे तुमको कैसे पता चलेगा। एग्जैक्टली वही पोजीशन है। तो उसको हम लोग, उसी को हैंडल करने के लिए, उसको काम करने के लिए हम लोग लॉजिकल एड्रेस देखते हैं। लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस का बात आता है तो आईपी एड्रेस में बहुत सारा चीज आ जाता है कि आईपी एड्रेस हम देंगे तो आईपी एड्रेस प्राइवेट हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा, उसका वर्जन है IPv4 है 6 है। फिर अगर आईपी लेंगे और मेरे नेटवर्क में जो आईपी रहेगा लोकल वाला, जो प्राइवेट आईपी है वो डेटा सेंड करेगा, तो लोकल आईपी को तो कोई जानता नहीं है बाहर नेटवर्क में, बाहर नेटवर्क जाता नहीं है, तो उसमें फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा, NAT होगा। नेटवर्क तुम्हारा जो आईपी एड्रेस है तुमको देगा कौन, तो उसके साथ DHCP सर्वर का बात आ जाएगा। और हम स्टैटिक और डायनेमिक की आईपी की बात करते हैं। तो डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी हर वेबसाइट का अपना अपना सबका आईपी है। यूट्यूब का भी है, जीमेल का भी, एवरीथिंग, फेसबुक का भी है। तो क्या हमको आईपी सबका याद रहता है? नहीं याद रहता, हमको नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम अगर नाम से जानते हैं और हमारा राउटर जितना इंटरमीडिएट नोड है, जो इंटरमीडिएटरी नोड्स है, उसको नाम से मतलब नहीं है, उसको आईपी एड्रेस चाहिए। हमको मतलब है नाम से, उसको मतलब आईपी एड्रेस है। तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? हम लिखते हैं facebook.com और फेसबुक के आईपी एड्रेस से खोज के पहुंच जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन कैसे होगा? ठीक है, तो इसके लिए भी है कि डोमेन नेम सर्वर है जो ट्रांसलेट करेगा उसको। हम लिखेंगे google.com, इंटर करेंगे, वो सीधे आईपी एड्रेस में चेंज होगा और आईपी एड्रेस में चेंज हो जाएगा, वो चला जाएगा गूगल के पास। अगर एक नेटवर्क के अंदर 100 कंप्यूटर है और एक इंटरनेट कनेक्शन है तो उसको एक आईपी मिला है पब्लिक वाला, अंदर उसके 100 कंप्यूटर को जो आईपी दिया गया है वो सारा का सारा प्राइवेट है, उसका बाहर के दुनिया में कोई मतलब नहीं है, बाहर की दुनिया में कोई मतलब नहीं है। और जो डेटा सेंड करेगा, पैकेट निकलेगा, तो सोर्स में अपना आईपी रखेगा 192.168.0.1.10, उसको कोई बाहर नहीं पहचानता है कौन है जी। ठीक है, ये सर ये बहुत सब बड़ा, नेटवर्क लेयर में पढ़ेंगे ना सर हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल सब नेटवर्क लेयर का टॉपिक है, सब नेटवर्क लेयर का टॉपिक है। पैकेट स्विचिंग पढ़ चुके हैं हम लोग, आईपी एड्रेस के बारे में मोटा मोटी आइडिया है हम लोग को। हम लोग को क्या क्या देखना है इसमें, हम लोग को राउटिंग एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा जबरदस्त सवाल आता है, राउटिंग एल्गोरिथम कंजेशन कंट्रोल के लिए क्या होता है, वो उसे गेट, नेट, यूनिवर्सिटी सब जगह सवाल आता है। ठीक है, और IPv4 जो हम लोग का है वो इसमें जो क्लासफुल जो एड्रेस है वो उसका अलग अलग क्लास का एड्रेस तब देखें हम लोग। और काहे IPv6 का जरूरत क्यों पड़ा, 4 तो था ही, 6 का क्यों जरूरत पड़ा, इसको भी समझेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, सब याद रहेगा, दिमाग में स्थिर रहेगा। सब रैंडमली ये भी जान जाए, वो भी जान जाए, ये भी जान जाए, ऐसे रैंडमली घूमने में ना थोड़ा सा भूलने का डर रहता है। समझी कोमल? यस सर। इंटरनेट वर्किंग वैसे ही, इंटरनेशनल फ्लाइट, बस याद रखना, 2 अलग अलग नेटवर्क के बीच का जो डेटा सेंड और रिसीव करना, डेट इज इंटरनेट वर्किंग। बंद करें? यस यस सर। चलो Yes. बाय। Thank थैंक you, यू सर। sir. Bye.